नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है और खबर की आपको गहराई में लेकर जाता हूं ताकि न सिर्फ आप उस खबर को समझें बल्कि जब इस पाठशाला से निकलें तो उस खबर के मास्टर हों। ये न्यूज का फैमिली शो है, इसलिए न सिर्फ बड़े बुजुर्गों को देखना है बल्कि बच्चों को भी बैठा कर दिखाइए ताकि उनको भी खबर समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूज की पाठशाला में आज कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। मायावती को मुस्लिम नहीं ब्राह्मण कार्ड क्यों पसंद आ रहा है, आज आपको उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले पूरा गणित समझाएंगे मायावती के इस ब्राह्मण कार्ड का। बीजेपी से ब्राह्मण वोट खींचने का मायावी फॉर्मूला, ये माया जो है ये मायावती वाला माया है, तो ये मायावी फॉर्मूला क्या है मायावती का वो भी समझाऊंगा। यूपी के दो सियासी कैरेक्टर पर पूरी क्लास, कंप्लीट क्लास लगाऊंगा। इसके बाद अफगानिस्तान का चैप्टर खोलूंगा। काबुल में नई सरकार बन गई है, उस सरकार में कौन कौन से चेहरे हैं, कौन है वो चेहरे जो अब तालिबान की सरकार चलाएंगे, कितने दिन तालिबान और पाकिस्तान वहां टिक पाएगा, आज आपको यह भी बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास में आपको लेकर चलूंगा मुगल सीरीज में, आज बताएंगे भारत में बाबर की जंग वाला पहला जिहादी चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। चुनावी पॉलिटिक्स फुल एक्टिव हो गई है। आज दो सियासी कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूं और ये दो सियासी कैरेक्टर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत अहम किरदार हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के मामले में हो या अखिलेश यादव को टक्कर देने के मामले में। एक तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती की तस्वीर है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर है। और इनकी राजनीति की कंप्लीट क्लास आज आपको समझाऊंगा कि ये दोनों किस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या होगा, बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर, अखिलेश यादव पर क्या होगा और खुद इन दोनों पर क्या होगा। सबसे पहले मायावती की ब्राह्मण पॉलिटिक्स की क्लास का गणित आपको समझाता हूं। लखनऊ में मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया और मंच पर मायावती ने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। मायावती को हाथी और गणेश की मूर्तियां भी दी गई और मंच पर शंखनाद के साथ मंत्रोच्चार हो रहा था। मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्र मौजूद थे। यह उसकी तस्वीर है जब मायावती को गणेश जी की मूर्ति दी गई और उनके हाथ में आपको त्रिशूल नजर आ रहा है। ये वो मायावती हैं जिनकी 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, हाथी दिया गया, गणेश जी की मूर्ति दी गई, त्रिशूल दिया गया। लेकिन मायावती का जो परिवर्तन हुआ है वो आपको देखना चाहिए। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बैग वाली मायावती हैं। अगर आपको यहां दिखाऊं, इनको जूम करके दिखाइए। ये जो मायावती आप देख रहे हैं, ये मायावती की जो मूर्ति लगी हुई है उत्तर प्रदेश में अलग जगह जगह, वो मायावती बैग वाली मायावती हुआ करती थी जब वो मुख्यमंत्री थी। ये वो मायावती हुआ करती थी जिनको नोटों की माला बर्थडे में पहनाई जाती थी। ये वो मायावती होती थी, ये हर सियासत से ऊपर होती थी, मैडम मायावती हुआ करती थी। लेकिन आज की मायावती वो है जिनके हाथ में त्रिशूल है, जिनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति है और वो मायावती त्रिशूल लहरा रही हैं। अब ये कैसे हुआ? अचानक तो हुआ नहीं है। मायावती का अंदाज बदला हुआ है। वो कह रही कि सत्ता में आने पर पार्क, स्मारक, मूर्तियां नहीं बनवाएंगी, उनका विकास पर फोकस रहेगा। यह बदलाव कैसे हुआ वो समझाऊं, उससे पहले एक बार मायावती को सुनिए। अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। चलिए, ये बताते बताते मायावती ने ये तो कबूल कर लिया कि पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत अपनी मूर्तियां, पार्क और इस तरीके के स्टैचूज बनाने में लगाई थी। ये स्वीकारोक्ति है। लेकिन अब वो कह रही है कि अब वो ये ऐसा नहीं करेंगी,
क्यों ऐसा नहीं करेंगी वो समझाऊं, और ये ब्राह्मण कार्ड क्या है, क्यों ब्राह्मणों से मोहब्बत, ये त्रिशूल हाथ में क्यों है मायावती के, वो सब समझाऊं। उससे पहले जिस कार्यकाल की वो बात कर रही हैं वो आपको समझना चाहिए कि मायावती के कार्यकाल में स्मारक कितने बने। परिवर्तन स्थल ये मायावती के कार्यकाल में बना परिवर्तन स्थल के नाम से, और वो ठीक कहती हैं कि उन्होंने पूरी ऊर्जा इसी स्मारक मूर्ति पार्क बनाने में लगाई थी। ये लखनऊ में बना 125 एकड़ में 1363 करोड़ की लागत से बना ये पार्क। 1363 करोड़, गरीबों का कितना भला होता सोचिए। कांशीराम मेमोरियल ये मायावती ने बनाया, कांशीराम मेमोरियल ये भी लखनऊ में है, और ये भी यही है लखनऊ में, और इसकी जमीन जो है वो 70 एकड़ में बना हुआ है। ये है कांशीराम मेमोरियल, और इसकी कीमत कितनी है, करीब 630 करोड़ रुपए। मतलब अगर आप दोनों मिला दीजिए इन दोनों को तो 2000 करोड़ रुपए तो यही हो गए। इसके बाद रमाबाई रैली स्थल यह भी लखनऊ में बनाया, और यह करीब जो है 51 एकड़ में 655 करोड़ रुपए में बना, 655 करोड़। बुद्ध शांति उपवन लखनऊ में 10 हेक्टेयर 11 हेक्टेयर के आसपास, उसकी कीमत कितनी, 460 करोड़ रुपए। कांशीराम इको पार्क लखनऊ में 70 एकड़ में 1000 करोड़ रुपए। पैसा उड़ा रही थी मायावती उस सरकार में। दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में बना हुआ है 685 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा आपका हमारा गरीबों का लग रहा था सिर्फ मूर्तियां बनाने में। अंबेडकर पार्क बादलपुर ग्रेटर नोएडा में 10 हेक्टेयर में 96 करोड़ रुपए। बुद्ध पार्क बादलपुर ग्रेटर नोएडा 4 हेक्टेयर में 46 करोड़ रुपए। यह मायावती का गांव हुआ करता था। और मायावती मेरे ख्याल से वो पहली मुख्यमंत्री होंगी जिन्होंने अपने जीते जी अपनी मूर्ति बना दी। वो जो आपको दिखा रहा था बैग लिए हुए, उस बैग में पैसा उनका नहीं था जिससे कि ये मूर्तियां बन रही थी, वो हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा था, लेकिन लगा रही थी। तब वो मैडम मायावती थी, आज वो त्रिशूल वाली मायावती हैं। अपनी गलती भी मान रही है कि तब ऊर्जा उधर लगाई थी। आज मायावती इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है सोचिए। नोटों की माला पहनने वाली मायावती आज माला जप रही है ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। क्यों, आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं बीएसपी का यूपी में हाल, और यह आपको देखना चाहिए। यूपी में हाल देखिए 1991, और ये यूपी में बीएसपी को 10% वोट शेयर मिला, इसमें उसको 12 सीट आई। ये बीएसपी का सफर दिखा रहा हूं आपको। फिर आया 1993 का साल। इस साल बीएसपी को करीब 19% यानी 9% का वोट शेयर बढ़ गया और सीटें बढ़कर 67 हो गई। फिर 1996 इस साल मायावती की पार्टी, तब कांशीराम और मायावती मिलकर चला रहे थे, तब भी इनको 19% वोट शेयर मिला और इनकी सीटें फिर भी बढ़ गई और 98 सीट हो गई। माफ कीजिएगा, ये 67 ही रही, ये 67 ही रही, तब भी 67 सीट। उसके बाद 2002 का साल आया। इस बार इनका वोट शेयर और बढ़ गया, 23% हो गया, और इस बार उनको 98 सीट आई। यानी वोट प्रतिशत हर साल दर साल बढ़ रहा था। फिर आया 2007 का साल, जिस साल मायावती ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा और 30% वोट शेयर के साथ उन्होंने सीटें हासिल की, 206 सीटें, और स्पष्ट बहुमत पाकर उन्होंने सरकार बना ली। तो 10% से शुरू करके 1991 में 2007 आते आते वो 30% पर पहुंची। अब ये 30% का खेल आपको बताएगा कि क्यों मायावती ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही हैं। लेकिन थोड़ा और देखिए, 2012 में मायावती की पार्टी को मिले 26% वोट, यानी 4% घटा, और सीटें सीधा 80 पर आ गई, 206 से 80 पर। और 2017 के चुनाव में मायावती की पार्टी को 4% का वोट शेयर और गिर गया और उनकी सीटें गिरकर हो गई 19। यानी मायावती का वोट शेयर अगर आप देखिएगा तो 19 से लेकर 22% के आसपास रहा है।
और सीट देखिएगा तो वो 206 तक जाकर 19 पर आ गया। तो मायावती का ये जो वोट गिरना, वोट शेयर का गिरना और सीटों का गिरना क्या कहता है वो समझिएगा तो त्रिशूल हाथ में क्यों आया ये समझ में आएगा। मायावती इस वक्त जो स्ट्रैटेजी बना रही है, मायावती की रणनीति क्या है, ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि क्यों वो ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही हैं। मायावती की रणनीति इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में यह है कि उनका औसत वोट शेयर, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो कितना है, औसत वोट शेयर उनका है करीब 19%, जो उनको लगभग आ ही जाता है 19 से 20%। चाहे सीट कितनी भी आए लेकिन 19% वोट शेयर उनके पास रहता है, 19-20%। अब मायावती का टारगेट यह है कि अगर उनको ब्राह्मणों का करीब 10% वोट शेयर मिल गया तो मायावती आ जाएंगी इस 29% पर। अब यह 29% का आंकड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है यह आपको समझना चाहिए, क्योंकि 29% से ज्यादा जिसको उत्तर प्रदेश में वोट शेयर आ जाता है वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेता है। और मैं आपको बताता हूं यह कैसे हो रहा है। ये 29% का खेल समझिए, जो 29% वोट शेयर है ये बहुत अपने आप में कमाल है। 2017 में बीजेपी को कितने परसेंट वोट आए, करीब 39.67%। और बीजेपी को सीटें जो आई वो अपने आप में ऐतिहासिक थी, 300 से ज्यादा सीटें आई, 300+। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उनको कितना परसेंट वोट आया, 29.15%, यानी 29% से ज्यादा। 2007 में मायावती को वोट प्रतिशत था 30.43% और उनकी सीटें थी 206। यानी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 29% वोट, और मायावती ये मान के चल रही है कि उनके पास 19%, 19-20% जो है वो उनका अपना कोर वोटर है जो वोट करेगा ही करेगा। अगर 10% इसमें ऐड ऑन हो गया, 10% का प्लस, तो वो सीधे पहुंचती हैं 29% पर और वो लड़ाई में आ जाएंगी। और इस 10% के चक्कर में वो त्रिशूल हाथ में उठा रही है। त्रिशूल हाथ में उठा रही है मतलब ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है। और इसका उदाहरण देता हूं आपको कि मायावती ने यह स्वाद चखा हुआ है। आपको 2007 का चुनाव याद होगा, जिस बार मायावती को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला, उन्होंने सरकार बनाई। और सबसे कमाल की बात आप यह देखिए कि यह पहला मौका था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। पहली सीएम थी वो जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके पहले 31 मुख्यमंत्री रहे, 31 उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन कोई 5 साल नहीं टिक पाया, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 1 साल। मायावती पहली थी जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो 2017 में उनको, 2007 में उनको 206 सीट आई थी, जो मैं आपको अभी बता रहा था, और पूर्ण बहुमत मिला। और यह तब हो पाया जब उनको उस बार ब्राह्मणों का भी वोट मिला, और उन्होंने ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए पूरी रणनीति बनाई। आपको याद होगा कि उनका नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये वो मायावती हैं जिनका नारा 1989-90 में हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। तिलक मतलब होता था ब्राह्मण, तराजू मतलब होता था वैश्य, और तलवार मतलब क्षत्रिय। और मायावती की पार्टी का नारा होता था कि तिलक तराजू तो और तलवार, और इनको मारो जूते 4, यानी अपर कास्ट पर पूरी तरीके से चोट करती थी। और जो दलित समाज है उसका पूरा वोट मायावती के पास जाए, ये कोशिश होती थी। लेकिन 2007 आते आते ये जो पूरा नारा है ये बदल गया और हो गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब वही हाथी मायावती का गणेश बन चुका था। अच्छा, ब्राह्मण वोट के लिए क्या हुआ और समझिए। 2004 तक बीजेपी 50% वोट जो है ब्राह्मणों का वो जाता था बीजेपी को। 50% वोट 2004 तक ब्राह्मण वोट जो है, ये ब्राह्मण वोट आपको बता रहा हूं, ब्राह्मण वोट
ये 1 मिनट, ये आपको लिखकर बता रहा हूं, थोड़ी हड़बड़ी में हैंडराइटिंग जो है वो थोड़ी गड़बड़ाती है। तो ये ब्राह्मण वोट है। 2004 तक 50% बीजेपी के पास जाता था। 2007 में ये 40% से भी नीचे आ गया बीजेपी के लिए। तो जो 10% इस बार मायावती उम्मीद लगा रही हैं कि ब्राह्मणों का वोट आया तो मैं खेल कर दूंगी, वो 10% का खेल होने पर क्या होता है, मायावती की सरकार बन जाती है 2007। तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मायावती को ब्राह्मण वोट की बात कर रहे हैं हम। ब्राह्मण वोट मायावती को 2007 में कितना मिला? 2007 में मायावती को 17% ब्राह्मणों का वोट मिला और 2002 में यह आंकड़ा था मात्र 6%। यानी अगर आप ये जंप देखिएगा तो जंप है करीब 11% का जंप है मायावती के पक्ष में, और ये 11% मायावती को 2007 में 206 सीट तक पहुंचा देता है। अब आप समझिए क्यों वो त्रिशूल हाथ में है। क्योंकि वो त्रिशूल हाथ में लेने का मतलब यह है कि सियासी विरोधियों का भी नाश कर सकते हैं आप। मायावती का ब्राह्मण वोट कैसे खिसकता चला गया, आपको यह भी समझना होगा। मायावती इस फॉर्मूले पर लौटी हैं, बाद में उन्होंने यह फॉर्मूला छोड़ दिया था। 2007 में उन्होंने 51 ब्राह्मणों को टिकट दिया जिसमें से 20 जीते। 2012 में मायावती ने 51 ही ब्राह्मणों को फिर टिकट दिया, लेकिन इस बार 7 जीते। ब्राह्मणों का मोहभंग हो चुका था मायावती से। उनको लगा कि ये सरकार में आई तो जाटव, उनकी जो जाति है उसके लिए तो काम कर रही है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए उतना नहीं कर रही। तो 2012 में वो छिटक गए और 2017 में मायावती ने फिर 51 ब्राह्मणों को टिकट दिया, लेकिन इस बार वो जीते 4। तो कहां 20 जीत रहे थे और वो घटते घटते 4 आ गए। मायावती ने कोशिश तो की कि टिकट उतनी ही दूं, लेकिन वो टिकट दे रही थी और जनता उनका टिकट काट दे रही थी। यानी ब्राह्मणों का सपोर्ट धीरे धीरे मायावती के हाथ से खिसकता चला गया। बीजेपी को ब्राह्मण वोट कितना मिला आप समझिए। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी में सेंध लगानी पड़ेगी। 2014 में ये फिर आपको ब्राह्मण वोट बता रहा हूं। 2014 में बीजेपी को कितना ब्राह्मण वोट मिल रहा था? 72%, 72%। 2017 में यह बढ़कर 80% हो गया और बढ़ा, और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर हो गया 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया। अब आप सोचिए कि मायावती को यह पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरानी है, हटानी है, तो ब्राह्मणों का जो ये बल्क में वोट जा रहा है इसको चोट पहुंचानी पड़ेगी। यानी अपनी सीट मजबूत करो और दूसरे के सीट का एक पाया काट भी दो। अच्छा, यूपी में आपको मायावती की रणनीति समझा रहा था कि वो क्या चाह रही है। बीजेपी की रणनीति क्या है? 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए और उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली, बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी, क्योंकि यादव वाला जो हिस्सा है वो समाजवादी पार्टी के पास जाता है, तो उन्होंने नॉन यादव ओबीसी पर टारगेट किया। उन्होंने नॉन जाटव, जो मायावती की कोर वोट बैंक है जाटव का, उसको छोड़कर नॉन जाटव दलित जो है उसको टारगेट किया, और जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट यानी ब्राह्मण ठाकुर जितने हैं उनको मिलाया। तो बीजेपी ने यह कॉकटेल बनाया और इसको नॉन यादव ओबीसी को टारगेट करके उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को ठेस पहुंचाई, क्योंकि यादव वोट बैंक तो उनके पास गया, लेकिन ओबीसी का बाकी हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं गया। वो बल्क में नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने लगा। नॉन जाटव दलित जो है उसने सीधे सीधे बीएसपी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर शिफ्ट हुआ, और अपर कास्ट जो है बीजेपी का वो इंटैक्ट रहा। आज की डेट में मायावती कोशिश ये कर रही हैं कि वो इस अपर कास्ट में ब्राह्मणों को जीतने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी सरकार पर एक आरोप ये लग रहा है कि ठाकुरवाद ज्यादा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जो है वो उन्होंने उतना भाव नहीं दिया। तो मायावती को एक स्कोप नजर आता है
और ये जो टोटल अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखिएगा तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर बीजेपी को 49.98% वोट शेयर मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में। यानी करीब करीब 50%, यानी आधे लोगों ने तो बीजेपी के लिए वोट कर दिया। अब ऐसी पार्टी को आप हरा सकेंगे? नहीं हरा सकेंगे। तो हराना है तो क्या करना है? त्रिशूल हाथ में लेना है और अपर कास्ट में चोट पहुंचानी है। यानी 30% से 20% ज्यादा इनको वोट आ रहा है, तो कौन इनको रोक पाएगा? अब मायावती का ब्राह्मण वोट पर ही फोकस क्यों और किसी पर क्यों नहीं है? आपको इंडिविजुअल वोट शेयर भी देखना चाहिए। उस मुसलमान वोट परसेंट, मुसलमानों का वोट जो है वो करीब 19% के आसपास है और अपर कास्ट का करीब 20% के आसपास। लेकिन उस अपर कास्ट में भी, ओबीसी में, दलितों में क्या स्थिति है? जाटव 11% है, जो कि मायावती का कोर वोट है। जाटव सबसे ज्यादा वोट शेयर इस कम्युनिटी का है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण, जो जिस पर मायावती फोकस कर रही हैं। ये बीजेपी का वोट बैंक है 10%, और मायावती को लगता है यहां चोट कर दिया तो काम हो जाएगा। तीसरा यादव 9%, अखिलेश यादव का वोट शेयर है। मायावती को पता है कि जो जाटव है वो उनके साथ है, नॉन जाटव अगर बीजेपी के साथ जाता है और यादव अखिलेश यादव के साथ है तो यादव पर फोकस करके उनको ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, ब्राह्मणों के लिहाज से अगर बात करूं कि यूपी में कांग्रेस की नीति किस तरीके की रही, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या रहा है कि अप्रैल 1971 से जून 1973 तक कमलापति त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही हुआ करती थी। फिर नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक हेमवती नंदन बहुगुणा को बनाया। उसके बाद जनवरी 1976 से अप्रैल 1977 तक नारायण दत्त तिवारी को बनाया। मतलब ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की बहार थी कांग्रेस के शासनकाल में। फिर 1980 से कांग्रेस ने थोड़ी सी रणनीति बदली। 1980 से 1982 तक वीपी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 82 से अगस्त 1984 तक श्रीपति मिश्र को लाए। फिर 84 से सितंबर 1985 तक फिर एनडी तिवारी को सीएम बनाया। सितंबर 1985 से लेकर जून 1988 तक कांग्रेस ने ठाकुर नेता वीर बहादुर सिंह को सीएम बनाया। जून 1988 से दिसंबर 1989 तक फिर एनडी तिवारी सीएम बने। इसके बाद फिर कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस एक वर्ग पर फोकस करके रह गई। ब्राह्मण या थोड़ा बहुत शिफ्ट किया तो ठाकुर, इधर उधर कहीं गए नहीं, और पूरा फोकस कांग्रेस ने ब्राह्मण पर लगाया। लेकिन वो ब्राह्मण भी, ब्राह्मण सीएम होने के बावजूद धीरे 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 शिफ्ट करता चला गया बीजेपी की तरफ। कांग्रेस के 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे: गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और श्रीपति मिश्र। 6 मुख्यमंत्री। फिर भी आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण सीएम बनाने से नहीं होता है। एक ही कॉम्बिनेशन पर वोट कीजिएगा, एक ही कॉम्बिनेशन से चलिएगा तो नहीं होगा। अभी बीजेपी का आपको बता रहा था ना, क्या उन्होंने पूरा कॉकटेल बनाया। बीजेपी की रणनीति अलग है। बीजेपी ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह कौन सी जाति से आते थे? ये पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से। ये ओबीसी से आते थे, ओबीसी कम्युनिटी से, और वो भी नॉन यादव ओबीसी, लोधी समुदाय से थे। उसके बाद राजनाथ सिंह, और अगर इन्हीं के साथ आप मिला दीजिए योगी आदित्यनाथ, योगी, ये दोनों जो हैं वो आपके ठाकुर समाज से आते हैं, मतलब अपर कास्ट। और राम प्रकाश गुप्त, एक बार बीच में इनको मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था, राम प्रकाश गुप्त, ये वैश्य समाज से आते थे। तो बीजेपी ने प्रयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मायावती अब कोशिश कर रही है, उनको लगता है किसी तरीके से ब्राह्मणों को रिझा लिया तो काम बन जाएगा। और मायावती ने हाल में कुछ कदम उठाए। मुस्लिम पॉलिटिक्स की जगह, मुस्लिम वोट बैंक की जगह मायावती ने कोशिश की, ये मायावती के बारे में बता रहा हूं, कि मुस्लिम वोट बैंक की जगह मायावती को लगा कि ब्राह्मणों पर फोकस करना चाहिए, तो मुस्लिम वोट को छोड़कर उन्होंने ब्राह्मणों पर फोकस किया। और हाल के दिनों में संदेश देने के लिए ब्राह्मणों को उन्होंने लोकसभा में नेता के पद से दानिश अली को हटा दिया। अब लोकसभा में बीएसपी के नेता हैं रितेश पांडे, यानी ब्राह्मण, और राज्यसभा में बीएसपी के नेता है सतीश चंद्र मिश्र,
जो कि मायावती के बेहद खास है, सतीश मिश्र, यानी दोनों ब्राह्मण नेता लोकसभा और राज्यसभा में मायावती ने बैठाए मुस्लिम नेता को हटाकर। और इसकी वजह है क्योंकि मायावती का जो मुस्लिम कार्ड है वो भी फेल हो चुका है और इसीलिए उनका भ्रम टूट गया। 2007 में यह मायावती का बता रहा हूं कि मायावती कोशिश तो की थी कि मुस्लिम कार्ड से काम बन जाए। उन्होंने 61 कैंडिडेट उतारे 2007 में, 61 कैंडिडेट, और इसमें से जीत मिली 29 कैंडिडेट को, 29 जीत गए। फिर 2012 में मायावती को लगा कि ये तो कमाल हो गया, उत्तर प्रदेश में लग रहा है मुसलमान मेरे साथ आ गए हैं, तो उन्होंने 84 कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन जीत मिली मात्र 15 को। ये 15 जीत पाए। फिर उन्होंने 2017 में कहा कि नहीं, इस बार तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ करना है, तो चलो और उतार देते हैं, तो उन्होंने 100 कैंडिडेट उतार दिए और इसमें से 5 सीट, मात्र 5। और ये तब था जब अखिलेश और राहुल गांधी जो है वो साथ में आ गए थे। यूपी को वो जोड़ी पसंद है, वो गाना सुन रहे थे ना आप? तो मायावती का जो मुस्लिम कार्ड है वो भयंकर फेल हुआ। उन्होंने मुसलमानों पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक सपा को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर आने को तैयार नहीं हुआ और इसीलिए मायावती की सीटें 29 से घटते घटते 5 पर आ गई। लेकिन आप कहेंगे कि ब्राह्मण सीट भी घटी, तो मायावती ने इस बार मुसलमानों पर क्यों नहीं दांव लगाया, ब्राह्मणों पर क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह है क्योंकि इस बार जो मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिम वोट बैंक, उसको लेकर बहुत मारामारी है और मायावती को यह दिख रहा है। उसमें कैंडिडेट कौन कौन है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इसके बाद कांग्रेस। कांग्रेस ने तो यहां तक एक रणनीति बनाई है कि मदरसों में बच्चों को बताओ हमने क्या काम किया, बच्चे जाकर घर में बताएंगे अपने मां बाप को और वोट हमको पड़ जाएगा। उसके बाद नए प्लेयर के तौर पर ओवैसी की एंट्री हो गई है, AIMIM, और ओवैसी कह रहे हैं कि इन दोनों ने तो कुछ किया नहीं, बीएसपी ने भी कुछ नहीं किया, तो मुसलमानों को सिर्फ मुझे वोट देना चाहिए। तो अगर आप देखिएगा, मुस्लिम वोट के लिए सपा है, कांग्रेस है, ओवैसी है, उनके अपने निर्दलीय होंगे, लेकिन ब्राह्मण के लिए कौन है? ब्राह्मण के लिए एक ही कैंडिडेट है, बीजेपी। तो यहां 1 से भिड़ना है, यहां 3 से भिड़ना है, और तीनों जो हैं वो पक्के हैं जो कि उधर जाएंगे ही जाएंगे। और मायावती को यह दिखता है कि जब वो ओवैसी की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, सपा की तरफ जाएंगे, और मायावती ने इधर दांव लगाया, तो फिर वही 5 सीट आएगी। मायावती को ठन ठन गोपाल, लेकिन त्रिशूल हाथ में लेती हैं तो बीजेपी को चोट पहुंचाएंगी, तो हो सकता है बीजेपी को रोक दे। और इधर अगर भ्रम की स्थिति पैदा हुई तो हो सकता है ये ब्राह्मण अगर बीएसपी के साथ आया तो मायावती, ये नाम उनके मन में ये उम्मीद जग रही है कि हो सकता है ये मायावती नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हो जाए उत्तर प्रदेश में। और मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा हूं तो आपको इन भाई साहब की भी रणनीति समझनी चाहिए, और वो नाम है ओवैसी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये नई एंट्री है, उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स भी आपको समझनी चाहिए। वो 3 दिन के यूपी दौरे पर गए हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने दौरे की शुरुआत कहां से की? अयोध्या से की। पार्टियां बेचैन हैं, वो पार्टियां बेचैन हैं जिनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी इसमें अपनी हिस्सेदारी जता रहे हैं, कह रहे मेरा भी हिस्सा है। पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं कि वो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे कर रहा है। इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता
कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत? आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। तो वैसे खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो हूं मैं ही हूं और कोई नहीं। ओवैसी ने जिस रुदौली में रैली की, वो वहां अयोध्या की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और यहां अक्सर समाजवादी पार्टी जीतती रही है। ओवैसी ने यूपी दौरे पर एक और काम किया, अपनी पार्टी में अतीक अहमद के परिवार को शामिल कर लिया। ये जो आप मोहतरमा देख रहे हैं, ये अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। इनको AIMIM में शामिल कर लिया। वो अतीक और उनकी पत्नी का चुनाव लड़कर विधायक बनाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे हैं। अतीक अहमद कौन है भाई? हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन अतीक अहमद का नाम कौन नहीं जानता। इस वक्त अतीक अहमद जो है, जो गैंगस्टर है, ये बाहुबली, ये अहमदाबाद के जेल में और 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से ये सांसद रहे। ये वो लोकसभा सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू जीतते थे। जवाहरलाल नेहरू जहां से जीतते थे, वहां से अब बाहुबली और गैंगस्टर जीतता है। यह हालत हो गई इस देश की। अतीक अहमद के खौफ को समझ लिए, लखनऊ से बिजनेसमैन का अपहरण करा दिया। यह अतीक अहमद है। देवरिया जेल में बिजनेसमैन को पीटा, जेल के अंदर, और पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल भी किया कि मेरा आतंक बना रहना चाहिए। यह है अतीक अहमद। देवरिया से बरेली जेल भेजा गया। जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए, इतना डर गए। यह है अतीक अहमद, असदुद्दीन ओवैसी का नया साथी। इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक को यूपी के बाहर अहमदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया। यह है अतीक अहमद, असदुद्दीन ओवैसी का नया साथी। क्यों? क्योंकि उनके लिए गैंगस्टर नहीं है, उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक को खींच कर लाने का हथियार। और गैंगस्टर कैसे बना? आज से नहीं बना। साल 1979 में इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में जन्म हुआ। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। 17 साल की उम्र में हत्या करने का आरोप लगा और उसके बाद रंगदारी का धंधा चल निकला। तांगे वाले का लड़का अतीक अहमद गैंगस्टर बन चुका था। इलाहाबाद में चांद बाबा और अतीक अहमद गैंग में टकराव चलता था। 1989 में पहली बार चुनाव लड़ा और इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा और चांद बाबा और अतीक अहमद आमने सामने थे। अतीक अहमद विधायक बन गया। कुछ ही महीनों में चांद बाबा की हत्या हो गई। अतीक के खौफ से चुनाव नहीं लड़ते थे नेता। साल 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। 99 में अपना दल में शामिल हो गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और अतीक अहमद देश के संसद तक पहुंच गया। यह इस देश में अपराधियों का इतिहास है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अतीक के मुरीद ऐसे ही नहीं हुए हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है, मुस्लिम वोट बैंक। और इसीलिए उन्होंने अतीक अहमद को चुना, क्योंकि कम से कम वो साथ आएगा तो मुस्लिम वोट भी लेकर आएगा। और मैं इसको आपको समझाता हूं। उन्होंने शुरुआत कहां से की? फैजाबाद। जो वो फैजाबाद लिख रहे हैं वो दरअसल अयोध्या है। तो अयोध्या को वो फैजाबाद लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सूट करता है। वहां पर 5 लोकसभा सीट है उस जिले में, अयोध्या में। और वहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है? करीब 20% मुस्लिम वोट है। यह है असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या उर्फ उनके फैजाबाद से चुनावी सफर की शुरुआत करने का कारण। उसके बाद वो जाने वाले हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में माफ कीजिएगा, ये मैंने लोकसभा लिखा है, इसको आप पढ़िए विधानसभा। 5 विधानसभा सीट है यहां पर। यह है विधानसभा, हो जाता है लिखने में। सुल्तानपुर में 6 विधानसभा सीट है और यहां पर मुसलमानों की आबादी कितनी है? 17%। फिर वो जाने वाले हैं बाराबंकी। यहां कितनी सीट है? 6। और यहां पर मुस्लिम वोट कितना है? करीब 25%। अब मुझे बताइए कि ये 3 ही जगह क्यों चुने ओवैसी, अगर बहुत सेक्युलर हैं तो? सेक्युलर नेता हैं,
हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो वही सीट जहां 20% मुसलमानों की आबादी है, 17%, 25%, वहीं क्यों जाते हैं? जहां 1%, 2% वहां क्यों नहीं जाते? इस देश में सेक्युलरिज्म कितना कमाल का है, सोचिए कि ब्राह्मण की सभाएं करने वाला सेक्युलर है, मुस्लिम वोट के लिए गैंगस्टर की पार्टी में एंट्री कराने वाला सेक्युलर है, लेकिन सारा कम्युनलिज्म तभी आता है जब राम मंदिर की बात होती है। यह इस देश में कमाल है। खैर, यूपी चुनाव में वोटर इस गणित से नहीं, उस केमिस्ट्री से वोट करेगा जो दिल तक पहुंचती है। अब वो केमिकल लोचा किस पार्टी की बातें सुनकर होगा, यह तो वक्त तय करेगा, और हम वक्त वक्त पर पाठशाला में आपको वो केमिस्ट्री और गणित दोनों समझाते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में तो सरकार बननी है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां आज सरकार बन गई, जहां प्रधानमंत्री तय हो गया, और उस जगह का नाम है अफगानिस्तान। तो आइए शुरू करते हैं पाठशाला में तालिबान का चैप्टर। आज अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान हो गया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरकार का मुखिया बना है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं। हसन अखुंद सरकार का मुखिया बनाया गया है। इसके अलावा मुल्ला बरादर वो अखुंद का डिप्टी बना है, जबकि पहले बीच में खबरें चल रही थी कि बरादर जो है वही लीड करेगा, लेकिन अब अखुंद लीड कर रहे हैं और बरादर डिप्टी है। अब्दुल सलाम हनाफी को अखुंद का डिप्टी एक और बना गया, ये सेकंड डिप्टी है। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क जो दुनिया में आतंक फैलाता है वो गृह मंत्री है, वहां अंदर सब ठीक रहे हो देखेगा। हाँ भाई, जो आतंकी है वही नहीं ठीक रखेगा तो और कौन ठीक रखेगा? आतंकी नहीं ठीक रखेगा तो कौन ठीक रखेगा? और मौलवी मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री, इनको रक्षा मंत्री बनाया गया। ये रक्षा किसकी करेंगे? अपनी करेंगे। भाई तुम ही तो आतंकी हो, तुमको बाहर से कौन आके ठोकेगा? अपने आप से खुद को बचाने के लिए एक रक्षा मंत्री भी रखा है। और मौलवी आमिर खान मुतक्की, इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। मुल्ला फजल अखुंद सेना के प्रमुख बनाए गए। सेना मत कहिए, वो जो आपको दिखाया था वो जैकेट लपेट के फटने वाले लोग, उसको ये लीड करेंगे। और मुल्ला ताजमीर जवाद डिप्टी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस। अरे वो इंटेलिजेंस वाला आईएसआई देख ही रहा था, इसको क्यों रखा? कोऑर्डिनेशन के लिए रखा होगा। मुल्ला अब्दुल हक वासिक, इनको एनडीएस का प्रमुख बनाया गया है। खलीलुर रहमान हक्कानी शरणार्थी मामलों के मंत्री हैं। शरणार्थी तो वहां होंगे ही, अपने ही देश के लोगों को शरणार्थी बना दिया। इस मंत्री का काम तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उन शरणार्थियों को हौंक के रखना है, ठोक के रखना है कि जवान मत खोलो। ये तो इनका हाल है। तो ये इनकी सरकार है, खलीलुर रहमान हक्कानी। कितने दिन चलेगा ये राज? विद्रोह होने लगा है, कैसे चलेगा भाई? विद्रोह तो होगा ही, सबको सब कुछ चाहिए। तालिबान का पार्टनर पाकिस्तान, और काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट होने लगे। अफगान महिलाएं और युवा सड़कों पर हैं। कुछ लोग कह रहे थे ना कि भाई एकदम तालिबान बदल गया। तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने रख रहा हूं। ये लोग सड़क पर हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं। सुनिए जरा। तालिबान राज को पाकिस्तान की कठपुतली सरकार बता रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो के नारे लग रहे हैं वहां पर। इन्होंने राष्ट्रपति पैलेस तक पहुंचने की कोशिश की। इन महिलाओं ने आजादी आजादी के नारे लगाते हुए पाकिस्तान से कहा, जाओ यहां से बाहर, तुम्हारा क्या काम है? क्योंकि इन लोगों को समझ में आता है ना कि ये आदमी यहां या ये देश यहां पाकिस्तान हमारा फायदा लेने के लिए पहुंचा हुआ है। और इन महिलाओं की बहादुरी भी आपको देखनी चाहिए कि तालिबान की बंदूकों से भी ये नहीं डर रही हैं। ये वहां की महिलाएं हैं। और इनको रोकने के लिए, भाई इस देश में कुछ लोग हैं जो आजादी आजादी के नारे लगाते हैं और उसके बाद आराम से यहीं रहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अरे इस देश में आजादी नहीं है। वहां देखिए आजादी के नारे लगाने वालों के साथ क्या हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी तालिबान ने।
वैसे मैं आपको कायदे से बताऊं, अगर इनका बस चलता तो ये बंदूक ऊपर नहीं करके सामने में करके ठोक देते, चला देते गोली। अभी थोड़ा सा मेकअप करना है ना, दिखाना है कि हम ऐसे नहीं है, तो इसलिए ऊपर करके चला रहे थे, लेकिन डरा रहे थे। युवाओं को पीटा भी है वहां पर कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन करोगे तुम। अभी तो ठोक रहे हैं हाथ से, उसके बाद गोली से ठोक देंगे, ये हालत हो जाएगी। तो ये अफगानिस्तान है, और इसमें एक बार फिर चैप्टर खोलूंगा तो आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान का रोल क्या रहने वाला है। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, थोड़ा आप भी पानी वानी पी लीजिए। ब्रेक के उस पार मुगलों का चैप्टर खोलूंगा और आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा बाबर का जिहाद। आज जिस जिहाद का आप नाम सुनते हैं, वो मुगल कैसे लेकर आए थे और बाबर ने कैसे जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ा था। पूरी हिस्ट्री की क्लास इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए पाठशाला आगे बढ़ाते हैं और अब हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। पाठशाला में हम लगातार आपको मुगल सीरीज के तहत देश के निर्माता या ग्लोरीफाइड डकैत, यह फैसला आप कर सकें, इसके लिए फैक्ट्स बता रहे हैं। मुगल सीरीज का बाबर चैप्टर आपके सामने हमने खोला है। 1526 में बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बाबर चैन से नहीं बैठ सका। बाबर को चुनौती देने वाले थे मेवाड़ के राणा सांगा। आज हम आपको बताएंगे बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा युद्ध क्यों हुआ था, बाबर ने कैसे युद्ध जीतने के लिए जिहाद का सहारा लिया। दरअसल राजपूताना उत्तर भारत का बड़ा पावर सेंटर था। उस वक्त मेवाड़ के राणा सांगा का सिक्का चला करता था। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। लेकिन बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ क्यों, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा। पहली वजह, दिल्ली की गद्दी, राणा सांगा दिल्ली पर राज करना चाहता था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। दूसरी वजह, बाबर हिंदुस्तान में बसना चाहने लगा था कि बस जाऊं यहीं पर, इतना पैसा है। राणा सांगो को लगा कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर काबुल लौट जाएगा, अपने पूर्वज चंगेज खान और तैमूर की तरह दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान को अपना ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया कि लूट के क्यों जाना, यहीं रहो, यहीं लूटो। तीसरी वजह, बाबर और राणा सांगा का समझौता टूट गया। बाबरनामा के मुताबिक बाबर और राणा सांगा में पानीपत की लड़ाई के लिए समझौता हुआ। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मिलकर लड़ने का समझौता हुआ। तय हुआ बाबर दिल्ली पर हमला करेगा, राणा सांगा अपनी सेना लेकर आगरा से हमला करेगा। बाबर ने लोदी को हराया, लेकिन राणा की सेना नहीं आई। इससे बाबर और राणा सांगा के बीच दुश्मनी बढ़ गई। हालांकि कई इतिहास ऐसे किसी समझौते से इनकार भी करते हैं, कई इतिहासकार। तर्क यह दिया जाता है कि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की जरूरत नहीं थी। तो राणा सांगा अगर हराना चाहता तो अकेले हरा लेता, उसको बाबर की जरूरत नहीं थी, तो वो क्यों बाबर से कहता कि मैं आऊंगा। इसलिए राणा सांगा ने बाबर से समझौते के लिए काबुल में अपना दूत भेजा था। यह बात कई लोग कहते हैं कि निराधार है। खैर, कैसे हुई खानवा में युद्ध की शुरुआत? राणा सांगा ने बयाना पर हमला किया, जहां बाबर का कब्जा था। वहां के गवर्नर मेहदी ख्वाजा को किले में कैद कर लिया। बाबर ने एक टुकड़ी बयाना भेज दी। बाबर की सेना बयाना से हार कर भाग गई। राजपूतों की वीरता से बाबर की सेना खौफ में आ गई थी। राणा सांगा अपनी सेना लेकर खानवा पहुंच गए थे। अब युद्ध जीतने के लिए कैसे बाबर ने जिहाद का सहारा लिया, अब आपको वो दिखाता हूं और समझाता हूं, क्योंकि ये तो पूरी कहानी हो गई कि कैसे। लेकिन राजपूतों से जो ये डर रहे थे, तो जिहाद की एंट्री कैसे हुई? जिहाद ये जो है ना, ये बाबर का जिहाद है, और ये उस जमाने में हुआ था। आज तो आप सुनते ही हैं, पहला राजा जिसने जिहाद का ऐलान किया था वो था बाबर। दरअसल हुआ क्या कि सैनिक वापस काबुल लौट जाना चाहते थे।
बाबर ने अपने सैनिकों के लिए एक जोशीला भाषण दिया और जिहाद की घोषणा की। और बाबर ने कहा कि यह इस्लाम के लिए युद्ध है, यानी तुम जो राजपूतों से लड़ाई लड़ रहे हो वो इस्लाम के नाम पे लड़ रहे हो। क्योंकि सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ था। सैनिक बोल रहे थे हम अपना बोरिया बिस्तर लपेटेंगे, हम इन राजपूतों से नहीं लड़ सकते। सैनिक कह रहे थे हम वापस जाएंगे। बाबर ने दिमाग लगाया और इस्लाम के नाम पर जिहाद की घोषणा करके उसने सैनिकों को रोक लिया। सैनिकों ने कसम खाई कि शराब नहीं पिएंगे। कस्में खाई गई भाई, कस्में खिलाई गई, शराब नहीं पिएंगे, नो टू अल्कोहल। फौज को कई तरह के लालच दिए गए। युद्ध के बाद सैनिकों को घर जाने का भरोसा दिया गया, मतलब मान मनोबल करके लड़ लो, प्लीज लड़ लो। तब जाकर यह लड़ाई हुई। मुसलमानों पर लगने वाला तमगे को खत्म करने की घोषणा की गई। कारोबार पर लगने वाला टैक्स होता था यह तमगा, जो कहा गया कि मुसलमानों पर नहीं लगाएंगे। अब आप ये इस बात को समझिए कि यह सब कैसे स्ट्रैटेजिकली किया बाबर ने। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें बाबर के जिहाद वाले भाषण के बारे में बताया गया था। बाबर ने कहा था कि क्या तुम सबको यह एहसास नहीं हम अपने वतन से दूर यहां पहुंचे हैं? अगर हार गए तो हम कहां के रहेंगे? यहां हम अजनबियों से घिरे हैं। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। अगर हम जीते हैं तो अल्लाह ही हमें कामयाबी देगा, अगर हारे तो अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाएंगे। हम दोनों तरफ से महफूज हैं। हम कसम खाते हैं कि आज से हमारे लिए शराब हराम है। तो ये अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर सैनिकों में जिहाद की घोषणा कर दी गई और कहा लड़ो नहीं तो हम हार जाएंगे। तो ये था बाबर का जिहाद वाला चैप्टर। कल आपको बताएंगे बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध में हुआ क्या था, वो भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन तब तक आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए। उनके सैनिक भी तो थके थे, आप भी थक गए होंगे। कल क्लास में आइए, नई क्लास लगेगी और नई जानकारियां होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, कल सुबह 10 बजे ऑपरेशन मुख्यमंत्री, यूपी की सियासत में भूचाल आएगा। देखिएगा टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।